घोसी का घमासान अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव भी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के लिए उतर आए। अखिलेश ने घोसी की जनसभा में बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि घोसी का जनादेश 2024 का संदेश होगा, विपक्ष का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। और उधर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पार्टियों के गढ़ तोड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है और कांग्रेस बीएसपी तो खस्ताहाल है। यूपी अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोसी में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। जनता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बीजेपी की नीति पर अपने वोटों की मुहर लगाएगी। घोसी उपचुनाव में सरगर्मी और बढ़ गई है। पिछले कई उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव भी अब शायद घोसी उपचुनाव की अहमियत को समझ चुके हैं और प्रचार के लिए खुद भी मैदान में उतरने का फैसला किया। अखिलेश यादव घोसी की जनता के बीच पहुंचे तो न सिर्फ दारा सिंह चौहान पर निशाना साधा, बल्कि घोसी के जनादेश को 24 का संदेश भी बता दिया। घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट देकर के। अखिलेश यादव ने घोसी में एंट्री कर ली है। विपक्षी गठबंधन के दिग्गज भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। पीएम मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता और सीएम योगी के सुशासन की नीति इस कॉन्फिडेंस की असली वजह बताई जा रही है। यूपी सपा का गढ़ था, देश कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन आज गढ़ किसका है? आज भाजपा का गढ़ है। देश भी भाजपा का गढ़ बन गया है, प्रदेश भी भाजपा का गढ़ बन गया है। सपा बसपा कांग्रेस ने काम किया होता तो ना हम 14 में आते, ना 17 में आते। उपचुनाव है, दिख रहा है आज। अरे जब हम रामपुर और आजमगढ़ जीत सकते हैं तो घोसी क्या रखा है भाई? उधर अखिलेश यादव की घोसी में एंट्री की असली वजह सिर्फ 24 का मूड जानना नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले उपचुनाव में प्रचार में अनदेखी की वजह से हुआ नुकसान भी अखिलेश यादव को घोसी की जनता के बीच वोटों की अपील करने पर मजबूर करता दिख रहा है। उपचुनाव एक राजनीतिक संकेत के लिए 2024 के लिए एक बड़ा चुनाव हो गया है, क्योंकि घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से दारा सिंह चौहान को लेके भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला और दारा सिंह चौहान को अपने साथ शामिल किया पार्टी में, और राजभर भी आए और उस चुनाव में वो दिखाना ही चाह रहे थे कि जितने भी नौनियाल चौहान वो मतदाता हैं या राजभर के या ओबीसी के जो मतदाता हैं वो सब हमारे पक्ष में आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुधाकर सिंह एक बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, और बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। पहली बार अखिलेश यादव को चुनाव में इसीलिए उतरना पड़ा क्योंकि ये चुनाव अखिलेश के लिए एक तरीके से एक सेमीफाइनल है 2024 का। विपक्षी गठबंधन इस बार एकजुट होकर घोसी का मुकाबला लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी जीत के भरोसे के साथ जनता के बीच गई। शायद यही भरोसा दारा सिंह चौहान को इस सीट पर उतारने के फैसले के पीछे मौजूद है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी होगी, और जिस तरह से उत्साह व्यापारियों में दिख रहा है, और व्यापारी आप जानते हैं समझदार होता है, उसको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है। अखिलेश यादव जी घोसी की जनता के बीच में विश्वास पैदा करने आए थे, लेकिन वही रटी रटाई बातें, वही दबी हुई बातें घोसी की जनता को सुनाकर चले गए। ये नहीं बताया कि हमने 4 वर्ष सरकार में रहे, हमने राजभर चौहान, बिंदकीवट, मल्लाहपाल, प्रजापति, हम पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी नहीं दे पाए, हम दलितों के साथ अन्याय किए, हम मुसलमानों के साथ धोखा किए, ये नहीं बता पाए।
हाँ, ये है जरूर इन्होंने घोसी की जनता के बीच में आकर के यह संदेश देने की कोशिश किया कि नहीं, हम तो लाख कोशिश कर लेंगे लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन दोनों इस बात को मान रहे हैं कि घोसी का जो भी जनादेश होगा वो 24 में यूपी की जनता का मूड तय कर सकता है। शायद यही वजह है कि दोनों पूरे दमखम के साथ घोसी के घमासान में ताल ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में घोसी उपचुनाव को वो हर हाल में जीतना चाहेंगे ताकि उनके नेतृत्व पर किसी तरह का कोई सवाल ना उठे। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव में जीत का तोहफा देते हुए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। 2024 के लिए बीजेपी यूपी में मिशन 80 की तैयारी में जोर शोर से जुट चुकी है। हारी हुई सीटों को लेकर दिल्ली में हुई मंथन बैठक में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। साफ है कि मैनपुरी और रायबरेली जैसे विपक्ष के गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी इस बार खास प्लान के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। हारी सीटों पर बीजेपी नई रणनीति तैयार कर रही है। यूपी में पिछले लोकसभा चुनावों में हारी 14 सीटों के लिए बीजेपी का स्पेशल प्लान तैयार हो चुका है। इस अभियान के तहत अमित शाह और जेपी नड्डा प्रचार की कमान संभालेंगे। इस प्लान के तहत इस बार मैनपुरी और रायबरेली का गढ़ तोड़ने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। 24 के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों को धार देने में जुटी है। उधर भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी हुई सीटों की समीक्षा कर उन पर फतेह की रणनीति तैयार कर रही है। इस काम के लिए न सिर्फ स्पेशल टीम का गठन किया गया है, बल्कि फोकस है कि इस बार यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर विजय ध्वज फहराया जा सके। इस पूरी तैयारी में गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सीट के लिए अलग ही फोकस प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को मात देने की मुहिम भी तेज कर दी जाएगी। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 160 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी का जो खास इंपॉर्टेंस है वो मैनपुरी और रायबरेली की सीट को लेकर है, क्योंकि मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इन दोनों ही किलों को भेदने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरेंगे। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता इन संसदीय क्षेत्रों में जल्द ही प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी में इस बार मिशन 80 को लेकर कॉन्फिडेंस मजबूत नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी के नाम और उनके नेतृत्व में किए गए काम को वोट के रूप में इतना कन्वर्जन करवाने में सफल हो जाए कि जो हमारा नारा रहता है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, हम उससे भी आगे बढ़े। 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत है और विश्वास रखिए 2024 में ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब होगी। कि हमारे मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके कर्तृत्व के सामने, उनके विजन के सामने समाजवादी पार्टी पूरी तरह धराशायी होने वाली है। घोसी का चुनाव हो या आने वाले 2024 का चुनाव, समाजवादी पार्टी की टिकट नहीं है। उनका कोई व्यक्तित्व आज नहीं है, कोई योजना उनकी नहीं है। आज उनके पास गठबंधन, फिर INDI उन्होंने बना लिया और बहुत सारे लोग लग गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग अपने अपने प्रदेशों के अंदर, अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला मैं चुनाव लूं, ममता बनर्जी चाहते हैं कि बंगाल के अंदर अकेले हम रहें, लालू प्रसाद चाहते हैं और नीतीश प्रसाद चाहते हैं कि बिहार के अंदर अकेले हम रहें, अपने केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अकेले हम रहें। यानी कोई किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की इन हारी हुई 14 सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी का स्पेशल प्लान करीब तैयार है। पदाधिकारियों की समीक्षा से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक गहन समीक्षा और प्रचार की रणनीति में बदलाव की तैयारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या विपक्ष को घेरना इतना आसान हो पाएगा? आपने 2014 में किले ढहते हुए देखे हैं, 2019 में किले ढहते हुए देखे हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इस बार ढह जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, चाहे रायबरेली हो चाहे मैनपुरी हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
हारी सीटों पर फतेह और मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी की शासन नीति को मिल रहा समर्थन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता। बीजेपी को फायदा मिलने ही वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम करने वाले हैं और संगठन के लोगों के साथ बातचीत करके लगातार उसमें जीत का मंत्र देने वाले हैं। तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बीजेपी मैनपुरी और रायबरेली जैसी सीट पर जल्दी कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। बड़ी उम्मीदों के साथ बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निकाय चुनाव में निराश हो चुके इमरान की नजर बेशक अब लोकसभा चुनाव पर है। तो ऐसे में क्या वो फिर से कांग्रेस में घर वापसी की जुगत में थे? इमरान मसूद बीएसपी से निष्कासित किए गए हैं और बीएसपी के मुताबिक इमरान मसूद की अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की गई है। बीएसपी ने कहा है कि इमरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। वहीं इमरान ने सफाई में कहा कि मैंने सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, विरोध जैसा कोई काम नहीं किया। देखिए, अनुशासनहीनता क्या मैंने की है तो मुझे पता हो तब तो मैं बता पाऊँ, क्योंकि मुझे कोई नोटिस इशू नहीं किया और मुझे प्रेस से पता चला कि आपको निष्कासित कर दिया, तो इस बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। इमरान मसूद का करीब साल भर का बीएसपी से रिश्ता अब टूट चुका है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती के आदेश पर इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया गया है। बीएसपी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इमरान मसूद ने न सिर्फ अनुशासनहीनता की बल्कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल थे। उधर इमरान मसूद इसके उलट बीएसपी को मजबूत करने की मुहिम में दिन रात जुटे रहने का दावा कर रहे हैं। ये तो बहन जी जवाब दे सकती है, मुझे नहीं पता। मैंने तो कोई काम ऐसा किया नहीं। मैंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए, मिशन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए काम किया और उसी के ऊपर लगा रहा। बीएसपी की तरफ से जारी प्रेस नोट में इमरान मसूद के निष्कासन पर विस्तार से वजहों का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सहारनपुर जिला से इमरान मसूद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया जाता है। इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से बीएसपी से निष्कासित किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीएसपी से निष्कासन के पीछे की असल वजह इमरान मसूद का फिर से जाग रहा कांग्रेस प्रेम है कि इमरान मसूद अब खुद को आजाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान खुलकर न सही लेकिन संकेत इमरान मसूद ने कुछ ऐसे ही दिए थे। ये सवाल आप उनसे बेहतर करेंगे तो बेहतर होगा। मैंने जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी तारीफ है, उनकी तारीफ ही करूंगा। मैं कभी बहन जी की भी बुराई नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह उनका रहा। 2024 के लिए अब क्या प्लान है? फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं या नहीं? सब साथियों से मशवरा करने के बाद फैसला लेंगे। मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहले निकाय चुनाव में हार और फिर पार्टी से कार्रवाई की मार। अब देखना यह होगा कि 24 की चुनावी बिसात पर इमरान मसूद कौन सा नया दांव चलते हैं और किस पार्टी की शरण में जाते हैं। सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18। और उधर झांसी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज नए यूपी का नया बुंदेलखंड विकास की नई राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने हॉकी में भी इस दौरान हाथ आजमाए। सीएम योगी ने शानदार गोल भी किया। इसके साथ ही हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला अफजाई भी उनके द्वारा किया गया। सीएम योगी ने झांसी को 2000 करोड़ की सौगात दी। खेल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को नमन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया और खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्हें सम्मानित किया। झांसी
झांसी के लोगों को 2000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लोगों को न सिर्फ विकास योजनाओं का तोहफा दिया, बल्कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर आधारित म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की जादुई हॉकी को लेकर ये संग्रहालय तैयार किया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने लक्ष्मीबाई पार्क में ही मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। झांसी के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया और उत्तर प्रदेश सरकार की खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की नीति के तहत सहायता राशि भी खिलाड़ियों को सौंपी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। तो साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी जानी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भारत डायनेमिक्स की यूनिट स्थापित हो रही है। एक नोड झांसी में और एक नोड चित्रकूट में विकसित हो रहा है। तो भाइयों बहनों, इसके साथ ही 38,000 एकड़ क्षेत्रफल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। और इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को पहले रिलीज कर दिए हैं, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। और मैं कहूंगा, अब तक बुंदेलखंड का नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भले बुंदेलखंड से प्लान कर रहा होगा, लेकिन भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे के साथ जब यहाँ पे औद्योगिक जिससे विकसित क्षेत्र बनेगा तो भाइयों बहनों, दुनिया कार्य करने के लिए झांसी बुंदेलखंड में आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर लगातार फोकस कर रही है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति के तहत न सिर्फ सुविधाओं में सुधार किया गया है, बल्कि खिलाड़ियों को सम्मान के साथ अच्छी इनाम राशि भी दी जा रही है। नए यूपी के खिलाड़ी अब अभाव में नहीं, बल्कि सुविधाओं के साथ अपने खेल पर फोकस करते हैं। बनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। मोदी कैबिनेट ने रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले देश भर की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उज्ज्वला स्कीम में गरीब महिलाओं को मिल रही गैस सब्सिडी को भी दोगुना कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। सब्सिडी के ऐलान के बाद उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ 35 लाख बहनों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आम रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर
के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपए दाम कम होंगे। मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार की इस सौगात से आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ से काफी राहत मिलने जा रही है। मोदी कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की है। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक पहले केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की है। साथ ही उज्ज्वला स्कीम में गरीब महिलाओं को मिल रही गैस सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की एलपीजी दरों में बदलाव करती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को राहत देने की बड़ी कोशिश की है। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि सब्सिडी का बोझ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। कैबिनेट के इस फैसले से सरकार पर 7,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपए दाम कम होंगे और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अब आम जनता को सिलेंडर के लिए 1100 रुपए की जगह 900 रुपए देने होंगे। वहीं गरीब तबके को घरेलू गैस सिलेंडर करीब 700 रुपए का मिलेगा, क्योंकि गरीब तबके को 200 रुपए की सब्सिडी पहले से ही दी जा रही थी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आपको अपना आधार नंबर एलपीजी कनेक्शन से लिंक कराना होगा। ध्यान रहे, ये 200 रुपए की सब्सिडी सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर पर ही मिलती है। मार्च 2023 तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। देश में 33 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और उसमें से 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। लगभग 1/3 इस योजना की लाभार्थी है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। अब केंद्र सरकार का ये कदम त्योहारों से पहले आम परिवारों के लिए एक राहत भरी सौगात साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।